सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इंपोर्ट करना फाइल को और उसकी कोडिंग देखना, क्वेरी देखना और कुछ और ऑप्शन हमने देखे थे। सो लेट्स गेट बैक टू अवैस। अवैस, इस सेशन में आज हम और क्या क्या करने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी वंस अगेन सर। तो सबसे पहले इफ यू अलाउ मी, तो हमने जो पहले सारा कुछ कर लिया है उसको ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपके सामने एनवीओ की जो विंडो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। सो दिस इज ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसपे हमने काम किया था लास्ट टाइम। इसको मैंने ओपन किया। ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो एक सर्वे की फाइल थी जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे लोगों से डाटा कलेक्ट किया। हमने फाइल को इंपोर्ट किया यहाँ से और उसके बाद हमने इसको ऑटो कोडिंग के जरिए इसमें से केसेस निकाले और हमने साथ ही साथ हमने ये ऑटो कोडेड थीम से वो वाले सारे थीम्स निकाल लिए और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन वाइज थीम्स भी निकाले जो हम पहले अपनी जो है ना फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन में भी हमने जो सर्वे रिस्पोंडेंट्स के जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज हर एक केस के अंदर हमने एम्बेड की वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया था वो ये अभी हमने मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी को थोड़ा सा देखा था और कोडिंग क्वेरी को थोड़ा सा देख लिया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट सर्च क्वेरी, वर्ड फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ कोडिंग कंपैरिजन और कंपाउंड क्वेरी। कोडिंग कंपैरिजन यूजुअली यूज होती है कंटेंट एनालिसिस में, जब आपके पास यहाँ पे भी यूज हो सकती है, लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा जो कोडर्स हों, जो एक से ज्यादा लोग जो हैं वो जो कोडिंग कर रहे हों, ताकि उनके दरमियान जो इंटर कोड रिलायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो किस तरीके से मेजर करनी है। उसके अलावा हम चार्ट्स के सॉरी उसके अलावा हम चार्ट के थोड़े से फंक्शंस देखेंगे, फिर हायरार्की चार्ट क्या होता है, मैप को थोड़ा सा टच कर लेंगे, डायग्राम्स देख लेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और सोशल नेटवर्क का एनालिसिस। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो हम एड्रेस कर लेंगे। यहाँ तक जो हमने पीछे कवर किया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो एक थोड़ा सा हम देख लें, हम डिस्कस कर लें। दूसरी बात है कि हमने लास्ट टाइम वीडियो के एंड पे या मिडल में कहीं पे डिस्कस किया था कि हमारे पास इसके साथ अगर सोशल मीडिया का डाटा भी हो तो वो हमने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो ट्विटर का डाटा है, जो हैशटैग का डाटा है, इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो हमने किस तरीके से इसमें इंपोर्ट करना है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, एनवीवो को, तो साथ ही साथ एन कैप्चर का एक प्लग इन, एड इन प्लग इन, वो आपके क्रोम के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। पहले ही इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ भी आता था, लेकिन अब आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसके ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। तो क्रोम के अंदर जो है वो एन कैप्चर का फंक्शन ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। तो मैं आपके सामने क्रोम ओपन करने लगा हूँ ताकि हम इससे रिलेटेड जो ट्वीट्स कुछ हैं वो भी इस इसका पार्ट बना सके। तो यहाँ से मैंने स्टॉप किया और फिर दोबारा क्रोम की विंडो ओपन की। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला जो एन कैप्चर का फंक्शन है, यूजुअली जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस आनी पड़ती है जब भी हम स्टूडेंट्स से डिस्कस करते हैं, तो वो सर यहाँ पे तो ये नजर ही नहीं आ रहा। तो सिंपल हल ये है कि वो यहाँ पे कहीं पे छुपा होगा ऐसे। तो जब फर्ज कर लें कि आपने एनवीओ इंस्टॉल किया, एन एन कैप्चर आपको नहीं मिल रहा, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका होता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिन कर लेना है इधर इस बार में। इसके अलावा आप गूगल क्रोम स्टोर पे जाएं, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई मल फंक्शनिंग है आपके सॉफ्टवेयर में और इंस्टॉल नहीं हुआ क्रोम में, तो आप क्रोम एक्सटेंशन के उस स्टोर पे जाएं, उसका जो क्रोम एक्सटेंशन स्टोर है जो भी उसका नाम है, उसके अंदर इजीली आप एन कैप्चर लिखें तो वो आप ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस हैशटैग का डाटा इस स्कॉलरशिप के अंदर एम्बेड करना है, वो हैशटैग जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है सर्च बार। जिस तरह से मैंने मैडम युक्ति से पूछा कि कौन सा जो हैशटैग है वो इससे रिलेटेड है, तो वो आपने बताया कि ईडी टैग जो है वो इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, जो मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस के बारे में है, या जो भी इसके बारे में रेलिवेंट। मैंने सिंपल इस पे लिखा और साथ मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो वो सारा डाटा इसको आ गया। इसकी लिमिटेशन है कि वही डाटा ये आपको प्रोवाइड करेगा जो ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक आपको फ्रीली एक्सेसिबल होगा। इसमें
डजेंट मैटर कि आप इसका एनिमेबो का पेड या सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल यूज कर रहे हैं या ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं, ट्वीट्स सेम रहेंगी। जो आप ट्वीट्स यूज कर सकते हैं, जो आप ट्वीट्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटर दबा के इसको ओपन कर लिया, और कुछ नहीं करना। मैं गया यहाँ पे इस एन कैप्चर पे, और यहाँ पे ट्वीट्स एज डाटा सेट आ गया, और यहाँ से मैंने फिर सिंपल इसको, यहाँ से आप डायरेक्ट कोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी इसकी जो बाकी सारी चीजें हैं वो एनवीवो के अंदर करेंगे। तो मैंने इस पर सिंपल कैप्चर प्रेस कर दिया। अच्छा, क्योंकि मैंने तो पहले ये अभी वीडियो से पहले थोड़ा सा ऑपरेट करके हमने देख लिया है, लेकिन जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे ना, तो वो ऑथराइजेशन मांगेगा आपके अकाउंट की और एनवीओ की, एन कैप्चर की। तो वो आपने ऑथराइज कर देना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लैंड करेंगे जहाँ पे हमने। तो आप यहाँ से शो कैप्चर प्रोग्रेस पेज पे जाके देख सकते हैं कि ट्वीट्स डाउनलोड हो रही हैं। आप बीच में भी कहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स से आप बड़ा ही कोई रिसेंट ट्रेंड जो है वो उसके बारे में ट्वीट्स, जो रिसेंटली लोग बहुत से ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वो थाउजेंड्स में जाती हैं। और इस और फिर आपको जब वो इंपोर्ट करते हैं तब भी टाइम लेगा, और जब आप उसको डबल क्लिक करके डिटेल व्यू में जाएंगे एनवीवो के अंदर, तो वो बहुत सारा टाइम लेगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेक्स दैट यू हैव इन योर कंप्यूटर। तो ये मैंने स्टॉप किया था, देखें वहां पे साइन आ गया, लेकिन 3300 ट्वीट्स यहाँ पे अवेलेबल। अब देखते हैं कि ये फ्रीली हमें कितनी ट्वीट्स जो है वो अलाउ करता है डाउनलोड करने में। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हमें थोड़ा सा वेट करना जी, पड़ेगा कि ये जब तक इसका ऑपरेशन फिनिश नहीं होता। एक क्वेश्चन है मेरा, इस जी पे सर, ट्विटर पे ये सिर्फ ट्वीट्स लेगा या रीट्वीट वाले भी लेगा? सारा कुछ ही लेगा। वंडरफुल क्वेश्चन सर। ये था हैशटैग, ये था हैशटैग। लेकिन मीनवाइल जब ये सारा कुछ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वापस गया। अब यहाँ पे आप जो मर्जी कर लें, और यहाँ पे मैंने सलमान खान की प्रोफाइल ओपन की। अब हैशटैग में ट्वीट रीट्वीट वाला मामला, वो तो सारा कुछ उसी के अंदर एम्बेड कर देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे जाएंगे ना सर, तो ये देखेंगे, ये हो जाएगा ट्वीट्स एज डाटा सेट इंक्लूडिंग रीट्वीट्स, जो सलमान खान ने रीट्वीट भी की होगी, और एक्सक्लूडिंग रीट्वीट्स। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जब भी आप डाउनलोड करें तो रीट्वीट्स के साथ डाउनलोड करें, क्योंकि बाद में आप एनवीवो के अंदर जाके इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ रीट्वीट्स चाहिए या आपको सिर्फ ट्वीट्स चाहिए। तो इस स्टेज पे आप इसको कर लें। और यहाँ पे देखें कि अगर आप कोई सा भी और पेज ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से जो भी आज उसका ढूंढना है इसका गूगल का, ये आपने डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाला टैब जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। तो सिर्फ ट्विटर पे, जहाँ का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एन कैप्चर सपोर्ट करता है, वहां पे जाके ये फंक्शन जो है वो चेंज होगा। लेट्स से यहाँ पे आ गए तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी प्रोग्रेस। यस, सो 14,699 ट्वीट्स डाउनलोड हो गई हैं। अब एक मसला इसमें जो आगे आने वाला है वो ये है कि ये एक बड़ा डाटा सेट, जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब भी टाइम लेगा, और जब हम ओपन करेंगे तब भी टाइम लेगा। लेकिन हम करके देख लेते हैं। सो यहाँ से ये फाइल, मैं ये फाइल कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फाइल्स में मैंने एक फोल्डर बनाया, और उसके अंदर ये जहाँ पे आपके क्रोम की वीडियोस, सॉरी, फाइल्स डाउनलोड होंगी वहां से होगी। और इसका बेहतरीन हल तो ये है कि आप यहाँ से ओपन फोल्डर, शो इन फोल्डर कर लें, और वहां से कॉपी पेस्ट कर लें, और जहाँ पे आप बाकी डाटा रखा हुआ है वहां पे रखें। जैसे मैंने ये अपना डाटा जो है वो एक यहाँ फोल्डर पे रखा हुआ है, जो कि मैं अभी दोबारा शेयर करने जा रहा हूँ। यस, तो ये वाली है वो फाइल, ये वाली फाइल। सिंपल आपने क्या करना है कि अब आपने एनवीवो के अंदर ये वाली फाइल है, और इसकी एक्सटेंशन अगर आप देखें तो NVCX, ये इसकी एक्सटेंशन है, और ये सिर्फ ऑपरेट होगी इसके अंदर एनवीवो के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने सॉफ्टवेयर एनवीवो के अंदर। अब आप फिर अंगेर जो भी चीज आपने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप डाटा के अंदर, इसके अंदर, या फिर इंपोर्ट फाइल, आपके इंपोर्ट टैब आपने यूज करनी है। तो यहाँ पे ये देखें एन कैप्चर का एक अलग से टैब बना हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये काफी सारी चीजें पहले से मौजूद हैं। तो ये 936, अब आपने यहाँ पे इसको वो पाथ देना है जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है। अब मेरे फोल्डर डाउनलोड्स के अंदर तो ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने अभी क्या किया कि मैंने डेस्कटॉप पे फाइल्स के अंदर ये डाटा रखा हुआ है। तो ये देखें सिर्फ एक ही फाइल है। अब मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करूंगा, और ये, अगर आप फर्ज कर लें कि यही
ट्वीट का डाटा सेट है और आप 1 महीने के बाद आपको इसी जो हैशटैग का डाटा सेट चाहिए, तो जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे मर्ज रखें, इसको टिक कर दें ताकि जो भी ओवरलैपिंग होगी वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर देगा। तो ये यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो ये आप प्रोग्रेस बार में देख सकते हैं कि जो है वो हो रही। अब ये वाला डाटा जो है वो यहाँ पे अगेन मैं जब इसको अगर डबल क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 15,000 ट्वीट्स हैं और इसके स्पेक्स भी आप देख लें कि SSD इसमें जो है हार्ड ड्राइव है और 8 या 16 GB रैम है, फिर भी ये देखेंगे कितना टाइम देगा। अब मैंने इसको सॉरी डबल क्लिक किया, अब देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो अब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उस। तो बेहतर वैसे सर अगर आप मतलब अगर अलाउ करें तो हम एक जो छोटी अमाउंट का डाटा है उसको मान के चलें कि वो इस चीज का डाटा है और फिर हम उस पे वर्किंग कर लें। वही ठीक रहेगा। तो मैं इसको ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो हाँ, ये भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि जब इस तरह का कोई आपके पास हो जाए तो आप टास्क मैनेजर में जाएं और यहाँ से NVivo को एंड कर दे तो वो फौरन ही वो हो जाएगा, वरना फिर आपका वो काफी ज्यादा टाइम लेगा अगर आपने इस तरीके से गलती से कोई फाइल उसको ओपन कर ली। तो अब मैं दोबारा उसको ओपन करता हूँ NVivo को। अभी से तो क्वेश्चन था, यस अगर ये फाइल्स हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है इनको हैंडल करने में, तो अगर लेट्स से मेरे पास 4 अलग अलग फाइल्स हैं ट्विटर डेटा की और मैं उनको साइमल्टेनियसली एनालाइज करना चाहती हूँ, तो क्या वो प्रोसेस सिंपल रहेगा या थोड़ा सा उसमें वो भी टाइम कंज्यूमिंग ही रहेगा और इस तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें आ सकती है ट्रबल? एक्चुअली मैम अब एट वन टाइम तो आप एक ही फाइल को डील कर रही होंगी ना, एक ही फाइल को, चाहे आप इंपोर्ट जितनी मर्जी। इंपोर्ट में आपने देखा होगा कि इंपोर्ट में टाइम नहीं मिल लगा। जब आपने डबल क्लिक किया ना तो वो डिटेल व्यू में, जैसे मैंने आइस को डबल क्लिक किया तो ये राइट साइड पे, मेरे राइट साइड पे ये डिटेल व्यू आ गया। इसमें टाइम लेता है वो इंपोर्ट में। आप तो आप 4 फाइल्स इंपोर्ट कर लें और फिर उस पर कर लें, या आपके पास जो आपका जो सिस्टम है वो बड़ा हैवी होना चाहिए ताकि वो सारी चीजें जल्दी से वो कर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो दोबारा जाता हूँ इंपोर्ट में एंड कैप्चर में, डाउनलोड्स में, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी फाइल जिसके अंदर कम ट्वीट्स हों। तो मुझे याद है कि ये ट्वीट, ये सर हम हैशटैग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, तो एक कॉमन ये प्रॉब्लम है। हम्म तो ये मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। ये मैंने जानबूझ के MEE लिखा था ताकि मेरे पास डाटा जो है वो थोड़ा सा कम आए। तो अगर आप फाइल्स में जाएं तो ये देखें ये आ गई ये वाली। तो जब मैंने इसको अब डबल क्लिक करना है अगेन हमें जो है आगे वर्किंग करने के लिए इसको डिटेल व्यू में ओपन करना होगा, तो डबल क्लिक किया। वैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, यस सर। जैसे हम अगर इंटरव्यू पे काम करते हैं तो बेसिकली पर्पस ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना को डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो क्या आप ये भी रिकमेंड करेंगे कि हमें उसी चीज से रिलेटेड ट्विटर डाटा, ब्लॉग्स का डाटा, वेबसाइट वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए? सर ये टोटली डिपेंड्स कि आपका अगेन सर वही जो कि वो जो कि आपका डाटा, आपके पास कितना टाइम है, आपकी स्कॉलरशिप में वो चीजें अलाउ आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। जो मुझे याद है कि वेमना डोमिनिक ने जो हमारे इंट्रोडक्शन टू मैस कम्युनिकेशन की बुक है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के राउंड क्वेश्चंस हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोजेक्ट वो अपने आप से सुन लें कि क्या डाटा आपके पास सफिशिएंट है या ये है, आपके पास टाइम कितना है, वो सारी चीजें। तो बेहतर तो ये है कि अगर आप जिस तरह से हम वो कर रहे थे तो अगर उससे रिलेटेड हमें ट्वीट्स भी मिल जाएं। तो मैंने कुछ सर जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी कंटेंशन जो है वो, मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स देखे हैं जिनमें इंटरव्यूज भी यूज होते हैं और साथ में ट्विटर का डाटा भी यूज होता है। लेकिन अगर आपकी जो रिसर्च है वो प्योरली जो इंटरव्यूज कह रहे हैं उसी पे बेस करती है तो हमें फिर इसकी क्या जरूरत है। तो हमने ये, अब ये है तो मी टू की कैंपेन का डाटा, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि ये फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस अवेयरनेस के बारे में डाटा है। तो यहाँ पे राइट साइड पे चीजें सेम रहेंगी, ID, ट्वीट ID और वो सारी चीजें। अब जो सर ने जब हमने बात की थी कि ये ट्वीट्स भी डाउनलोड करेगा या रीट्वीट्स भी डाउनलोड करेगा, हैशटैग में वो आपको दोनों करके दे देगा। लेकिन अब हैशटैग के अंदर आप चाहते हैं कि
सिर्फ आप रीट्वीट्स लें या सिर्फ आप ट्वीट लें, तो यहाँ पे ये फिल्टर ऑप्शन है। अगेन जहाँ पे ये वाला आइकन होगा ना, वहाँ वो आप उस पे आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसको आप फिल्टर आउट फिल्टर इन सारा कुछ कर सकते हैं। अब फर्ज के लिए मैंने इसमें सिर्फ ट्वीट लेने हैं, तो मैं इस पे क्लिक किया और ये देखें कंटेन्स इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये, मेरा ख्याल है डॉक्टर नीरज सर आपको तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे करना है, वो तो आप हम हमें बेहतर सिखा सकते हैं। तो इक्वल टू लिख के यहाँ पे आप ट्वीट लिखेंगे तो रीट्वीट के जितने भी होंगे वो सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। रीट्वीट लिखेंगे तो वो आपने यहाँ से देखना होगा, यहाँ से, तो जो रीट्वीट होगा वो सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप टाइम का भी कर सकते हैं। ये टाइम है ना, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये देखें यहाँ से आपने क्लिक किया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे। लेट से आपको सिर्फ 17 12 2021 के बाद का डाटा चाहिए, तो आप ग्रेटर देन लिख के उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में इस बॉक्स के अंदर डेट लिखी हुई है, वो यहाँ पे आप लिख दें और उसको ओके कर दें, तो वो सारा फिल्टर हो जाए। तो मेनली तो हमारा, हम जो डील कर रहे हैं वो इंटरव्यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हम एक एडिशनल उसके तौर पे ले रहे हैं कि अगर इस तरह का डाटा हो तो आपने किस तरह से इंकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, आगे प्रोसीजर सेम है इसके। अच्छा, जो ये वाले है ना, ये ट्वीट वाला जो बॉक्स है, अब अगेन हमने जो इंटरव्यू की फाइल सर और मैम जो हमने इंपोर्ट की थी, उसमें जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे वो क्या बने, क्लासिफिकेशन का पार्ट, राइट, क्लासिफिकेशन का पार्ट। इसके अंदर फिलॉसफी सेम है कि जो ये क्लोज एंडेड कह लें आप, या ये सारी इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस तरह की, इस बॉक्स के अलावा टाइम, ट्वीट टाइप, रीट्वीटेड बाय नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ये सारी चीजें उसके क्लासिफिकेशन का पार्ट बन जाएंगी। किसका, इस यूजर नेम का, इस यूजर नेम का। वो आप, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको, वो आप किस कहना चाह रहे हैं, किस बॉक्स को, जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया है। अच्छा, अब हम मेन चीज पे रहते हैं कि ये वाला जो ट्वीट बॉक्स है, सेम प्रोसीजर सेम है, राइट क्लिक, ऑटो कोड, आप आइडेंटिफाई थीम और आइडेंटिफाई सेंटीमेंट। अब जस्ट इमेजिन कि आपके पास 15,000 ट्वीट्स हैं, तो उन पे आप ऑल ऑफ अ सडन विद इन वन क्लिक अवे आप उसमें से थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से सेंटीमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सर मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन हुआ कि हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो कर तो सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए तो फिर ऑटो कोडिंग बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि ऑटो कोडिंग ने नहीं देखना कि आपकी बिटवीन द लाइंस क्या कह रही है आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में या उस तरीके से। तो उसके लिए तो बिल्कुल मैनुअल कोडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ देखेगा आपके पास जो डाटा में है, पेरेंट जो फेस वैल्यू में है चीजें उस तरह से। तो इस तरीके से आपने यहाँ से भी उसमें कर लिया। अब लेट्स से कि ये वाला जो ट्विटर का डाटा सेट है वो हमारे फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस अवेयरनेस के बारे में, तो हमने कोड्स सेम रहेंगे लेट्स से, तो हमने इस साइड पे कोड्स ओपन कर लिए और यहाँ से जो फाइल जिसमें जा रही है, जो सेंटेंस जिसमें जा रहा है, वो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें डाल दिया। कोडिंग का प्रोसेस सेम रहेगा और वो सारी चीजें। अब जो इसमें एक एडिशनल फीचर है वो है ये मैपिंग का, ये बड़ा जबरदस्त है। लेट्स से आपने कोविड के बारे में कोई ट्वीट जो है ना वो डाटा सेट जो है वो आपने डाउनलोड किया, तो आप देख लें कि दुनिया में कहाँ कहाँ से जो कोरोना के जो, या मीटू कैंपेन के बारे में आप देख लें कि दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ ये मीटू कैंपेन जो है वो उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो आप इस वर्ल्ड मैप के जरिए आप उसमें कर सकते हैं। ये एक जर्नी पे थे, शायद उन्होंने समुद्र के अंदर ही उन्होंने वो कर दी थी। अवैस एक क्वेश्चन है, यस सर। ये मैप वाला ऑप्शन कहाँ से आया? सर ये जब आपने फाइल्स में जाके इसको डबल क्लिक किया ना, इसको तो ये डिटेल व्यू में आ गई, आपने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी होती हैं। फिर ये वाली पीडीएफ फाइल्स में ये डिफरेंट होंगी, वर्ड फाइल में ये डिफरेंट होगी। ये बेसिकली उस फाइल से रिलेटेड आप क्या क्या कुछ उस पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको वो कर सकते हैं। खैर ये मेरा ख्याल है पिछली वीडियोस में भी हमने बात की थी। खैर क्लस्टर एनालिसिस के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब क्लिक हो गया तो देख लेते हैं, अगर ओपन हो गया तो बात कर ही लेते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा डाटा है, लेकिन हम अपने इंटरव्यूज पे बात करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी ज्यादा सेंस हो। चार्टिंग हमने अभी एक्सप्लोर करनी है, तो ये सारी चीजें हम
ऑडियंस पे छोड़ते हैं सर, कि जिसको जरूरत है अगर वो ट्विटर पे काम करें तो वो यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं, कुछ जो बिल्कुल सिंपल से हैं, ट्विटर सोशियोग्राम, जब हम सोशल नेटवर्क एनालिसिस पे जाएंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ नहीं समझ आ रही तो आप मतलब वो कमेंट में या आपके ग्रुप में लिखते हैं, तो हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। हम वापस आते हैं इसी चीज पे, हमने लास्ट टाइम जो आ, जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो इन थीम्स पे किए थे, राइट? जो हमने ऑटो कोडिंग के जरिए एक्सट्रैक्ट किए थे। हमने क्या क्या किया था? हमने मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी को यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे अगर आप केसेस रखें, वहां पे अगर आप कोड्स रखें, तो हमें पता चल जाएगा कि इस केस ने उस कोड में कितने रेफरेंसेस में या कितने वर्ड्स पॉपुलेट किए हैं। इसका हमने एक ट्रिक भी देखी थी कि इस तरफ लेफ्ट साइड पे हम एटीट्यूड के चारों पॉजिटिव नेगेटिव और वो सारी चीजें रख लें, उस तरफ भी रखें, ताकि हम ओवरलैप में जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में जा रहे हैं, वो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम वो बात नहीं कर रहे। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि कोडिंग में आपने किस तरीके से, हमने इसकी एक फिलोसफी ये समझी थी कि अगर आप लेट से एटीट्यूड का आपके पास एक कोड है, पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में आपके पास मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस का भी है, तो हर एक के नीचे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाना। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो एक कर लें और फिर यहाँ से आप उसको जो है वो जो इंस्ट्रक्शंस दे दें कि ऐसा टेक्स्ट मुझे दिखाओ जो मेंटल वेलनेस में भी पॉपुलेट हुआ हो और साथ में नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड में भी हुआ हो। तो बाद में हमारे पास वो है, और अगर आपको बाद में मेंटल हेल्थ के नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में डाटा चाहिए, तो ये डाटा सारा कॉपी करके उस कोड में डाल लें, तो रेफरेंस वही रहेंगे। जहां जहां से वो डाटा फाइल से आया हुआ होगा, वो एज इट इज, वो उसी तरीके से जो एल्गोरिदम है वो वैसा के वैसा उसमें चला जाएगा। अब हम उससे आगे जाते हैं। सबसे पहले आज हम एक्सप्लोर करते हैं वर्ड फ्रीक्वेंसी। इस तरफ चलते हैं। तो जब हमने वर्ड फ्रीक्वेंसी पे क्लिक किया, तो ये बेसिकली है कि आपकी एक फाइल में या नंबर ऑफ फाइल्स में, या इवन कोड्स में, एक कोड में या नंबर ऑफ कोड्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स कौन कौन से, हमारे पास फाइल ही एक है। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसी तमाम एक्सप्लोर रिबन टैब में ये जो सर्च इन होती है, वो इसका ना वो जो स्कोप लिमिट करने के लिए होता है। क्या आप इस क्वेरी का स्कोप एक फाइल तक रखना चाहते हैं या तमाम फाइल्स पे रखना चाहते हैं? तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी फाइल ही चूंकि एक है, तो मैं इस पे रखता हूँ, जो हमारी इंटरव्यू फाइल से जो हम शुरू से यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहता है कि आपको मोस्ट रिसेंट कितने वर्ड्स चाहिए, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 10 चाहिए, और विद मिनिमम लेंथ, वो जो एक वर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी हो, लेट्स से। अच्छा, ये जो बाय डिफॉल्ट तो वो 3 बताता है, लेकिन 3 में THE भी आ सकता है, राइट? तो इसको वो उसको करने के लिए अब अगेन हो सकता है कि लिंग्विस्टिक्स अगर कोई लिंग्विस्ट वाले अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो इसको 2 पे सेट कर दें या जिस पे भी सेट कर दें, लेकिन हम यूजुअली करते हैं कि इसको 4 पे कर दें ताकि वो वाली सही चीजें उसमें ओमिट हो जाए। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। कई बार Yes, sir. कई फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो इकट्ठे ही पढ़े जाते हैं, जैसे ओबामा का कैंपेन था यस वी कैन, तो इसमें वी तो उड़ जाएगा अगर हम 3 बाय डिफॉल्ट पे काम करेंगे। तो इसमें इसको शायद टेक्स्टनेटिक्स में बाईग्राम ट्राइग्राम बोलते हैं। 3 वर्ड जैसे न्यूयॉर्क हमेशा 2 सेपरेट वर्ड लिखा जाता है पर इकट्ठा पढ़ा जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि उनको इकट्ठा पढ़ सकें? ऐसा सर जो हम टेक्स्ट सर्च में कर सकते हैं, उसका पूरा फ्रेज हम उसमें जो है ना वो लिख सकते हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। जो आप कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक वर्ड को देखेगा, उसके मिनिमम या मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ की हम वो कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो वर्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है। लेकिन सर आपने, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले हमारी डिस्कशन हुई थी, तो आपने कहा था कि जैसे टॉकिंग, तो आपने कहा था कि सिनोनिम्स या उस तरीके से भी कर सकता है। तो आप अगर वैसे अगर टॉक के रिलेटेड सारे जितने भी वर्ड्स आ सकते हैं वो सारे रखने हैं, तो इस बार को आप स्पेशलाइजेशन पर रखते हैं। तो टॉक और कम्युनिकेट वो एक ही वर्ड अब कंसीडर करेगा फ्रीक्वेंसी में, वो बता देगा कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स इस उसमें डाले। लेकिन यूजुअली हम सिर्फ इसको इस बार को स्टेम्ड वर्ड तक रखते हैं, अब मैंने क्या किया, मैं इस क्वेरी को दोबारा एक ना वो रिफ्रेश करता हूँ। रवीश, मैंने क्या किया, एक सेकंड, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी यहाँ पे।
सो लेट्स से जब मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ सर्च है, सो एट दैट टाइम मैं कह रही हूँ कि मुझे जितने वर्ड्स 4 मिनिमम लेंथ में आ रहे हैं उतने वर्ड्स आ जाए, बट उसके बाद जब मैंने वो डेटा ड्रॉ कर लिया, देन आई वांट कि इनमें से ये जो 5 वर्ड्स हैं इनके मुझे सिनोनिम्स भी मिल जाएं और स्टेम्ड वर्ड्स भी मिल जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो मैडम हम टेक्स्ट सर्च में देख सकते हैं। टेक्स्ट ठीक है। सर्च वो, क्योंकि हमारी क्वेरी जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो वो हम टेक्स्ट सर्च में जाएंगे। इसकी जो क्वेरी है, इसका जो स्कोप है वो यहाँ तक है जितना हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, वो वर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं आपकी फाइल्स में, वो इसके अंदर हम अब देख सकते हैं। अब इफ यू अलाउ मी तो हम इस क्वेरी को परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसको मैं जल्दी से जल्दी इसको कर दूं कि ये स्कोप मैंने लिमिट कर दिया उस एक फाइल पे जहां जो हम यूज कर रहे हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट 10 वर्ड्स विद मिनिमम कैरेक्टर लेंथ 4 और विद स्टेम्ड वर्ड, और मैंने इसको रन कर दिया। वैसे इसमें स्टॉप वर्ड का ऑप्शन कहाँ पर है? स्टॉप वर्ड का सर अभी आगे आता है। अभी अब देखिए, अब आप कहते हैं कि आल्सो वर्ड नहीं है, राइट? अब अगेन आई डोंट नो ये, यस पर अभी अवेश मुझे लगता है एक चीज, सॉरी मैं आपको बीच में यस डिस्टर्ब कर प्लीज रही हूँ प्लीज गो एक, अहेड। पर जैसे मैं अगर अपनी स्टडी के उसमें देखूं परव्यू में, तो शायद ऑल्सो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मैं फिजिकल और मेंटल अवेयरनेस दोनों की बात कर रही हूँ। तो शायद मेरे लिए ये टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि दोनों चीजें भी हाई परफॉर्मिंग वर्ड्स में आ रही हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में आ रही हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। सो यू नो इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लेकिन सर ने प्रोजेक्ट टू कहा कि प्रोजेक्ट। जो स्टॉप वर्ड कहाँ पे है, तो उसको हम डिस्कस करने के लिए ये कंसीडर कर रहे हैं कि आल्सो जो है वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। लेट्स से सिंपल राइट क्लिक, ऐड टू स्टॉप वर्ड लिस्ट, राइट क्लिक, ऐड टू स्टॉप वर्ड वो उसमें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको फिर रन क्वेरी करेंगे तो वो आल्सो को निकाल के जो 11th वर्ड होगा, यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, तो जो 11th वर्ड होगा सर वो इसमें इस वो उसमें वो ऐड कर देगा। तो अभी हम इसको नहीं करते, लेकिन अगर चलो फर्स्ट कर लें, यहाँ से मैं यहाँ से कहता हूँ तो वो आल्सो आ गया और आपने ओके कर दिया। और जिस तरीके से अगर आपने कोई रिमूव करना है तो उसको सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए आल्सो का वर्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगेन जो राइट साइड पे जिस तरीके से ट्विटर के डाटा सेट पे है वो कुछ ऑप्शंस है। ट्री मैप कि वेलनेस का वर्ड सबसे ज्यादा, वो जो हाइट एंड विड्थ के हिसाब से हम आपको बताता है कि कौन से वर्ड ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ से समरी से भी हम देख सकते हैं कि कौन से वर्ड ज्यादा आ रहे हैं। 97 काउंट है इसकी, 73 काउंट है इसकी, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स आप इस तरीके से देख सकते हैं। ट्री मैप के बाद क्लस्टर एनालिसिस, दे आर नॉट। तो हम जब क्लस्टर एनालिसिस दूसरे पे जाके करते हैं, तो लाइक वो कह रहा है कि क्लस्टर एनालिसिस के लिए आपके पास मिनिमम 15 या 12 या कुछ सिग्निफिकेंट डाटा हो। तो यहाँ पे जब आप एक्सप्लोर में जाके डायग्राम में क्लस्टर एनालिसिस देखेंगे तो वो हम यहाँ वहां पे डिस्कस कर लेंगे सर। फिर अगर क्वेश्चन होगा तो हम जो है ना बैक एंड फोर्थ बैक यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये वैसे हो गया। क्वेश्चन है आपको, यस सर। बहुत बारी इंडिया पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, प्योर इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, हम उसके अंदर हिंदी या उर्दू भी लिख देते हैं, या कई बारी इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे कैसे हो आप, KAISA। तो अगर ऐसे वर्ड्स तो ऑब्वियसली इंग्लिश के तो है नहीं, तो उनको अगर हम स्टॉप वर्ड बनाना चाहें, मुझे लग रहा है ये इकट्ठे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है, मैं एनालिसिस से पहले बता दूं कि ये लिस्ट है मेरे स्टॉप वर्ड्स की, जैसे बात, कई बार आप बोलते हैं मजीद, अब ये वर्ड अगर वहां पे लिखा है तो उसको मैं पहले से स्टॉप वर्ड बना सकता हूँ क्या? वो सर आई गेस यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना ऑप्शंस में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अवेलेबल होगा, लेकिन मैंने हमेशा वो यूज वहां से ही किया है। यहाँ पे हम वो ढूंढ लेंगे और फिर हम बता देंगे कि वो कहाँ पे है। लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आप उर्दू में भी लिख रहे हैं ना, तो बेसिकली ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये कैरेक्टर्स को देखता है। जैसे हमारे उर्दू में काफ है, बे है, हिंदी में कुछ और होंगे। एज फार एज दे आर सिंगुलर इन अ वर्ड, तो वो उसको वर्ड कहेगा, वर्ड कहेगा। तो वो अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं, और वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है, तो वो यहाँ से वो आ जाएगा। वो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो किया। ये क्वेश्चन इसलिए आया हाँ। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं अमिताभ बच्चन जो है उनके ट्विटर पे देख रहा था,
वो 80-90% हिंदी के वर्ड हैं, कविताएं लिखी हैं, कुछ शेर लिखे हैं, तो वो पूरी एनालिसिस फ्लॉप होगी मेरी, क्योंकि वो पर्पस ही नहीं रहा, वो हिंदी में है सारे, तो पर्पस डिफीट हो गया। सो अब हम देखेंगे कि बिफोर एडवांसिंग फर्दर हम देख लेते हैं कि स्टॉप वर्ड्स का फंक्शन कहाँ पे होता है, बजाय इसके कि आप वर्ड फ्रीक्वेंसी में जाएं और वहां से जाके आप उनको ऐड टू स्टॉप वर्ड करें। आप फाइल में जाएंगे तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, बल्कि प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। तो ये देखें टेक्स्ट कंटेंट लैंग्वेज, आगे स्टॉप वर्ड्स होंगे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ उसने ऑटोमेटिकली उसमें रखे हुए हैं। तो आप इसमें मजीद ऐड करके स्पेस दबाएं, एक और ऐड करें, स्पेस दबाएं, एक और ऐड करें। तो इस तरीके से आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं इस फंक्शन को, और देन अप्लाई कर दें एंड देन ओके। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी इज डन। अगर यहाँ इसके बारे में कुछ क्लस्टर एनालिसिस अभी हमने डिस्कस करना है आगे चल, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो, वरना हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं जो मैडम का क्वेश्चन था, लेट्स से कि वेलनेस है, अब उसका हमने देखना है कि उसका हम क्या कर सकते हैं। तो अब मैं टेक्स्ट सर्च में जा रहा हूँ, अब मैं वर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो बंद कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, जैसे जैसा सर आपने बताया, जैसे वेलनेस है, या आपके कुछ भी वर्ड्स हैं, बैक एंड फोर्थ उसके क्या है, या उसकी फ्रीक्वेंसी आपने चेक करनी है, या उसके अक्रेंस के वो किस किस फाइल में है। लेट्स से वेलनेस हम देख लेते हैं, और साथ में यहाँ पे स्टेम्ड वर्ड, इसका स्टेम्ड वर्ड ऐसे नहीं, लेकिन हम वो टू बी ऑन सेफ साइड यहाँ पे स्टेम्ड वर्ड लिख लेते हैं, और साथ में हमारी क्वेरी का जो स्कोप है वो हम सेट करते हैं इस फाइल तक। ओके, साथ में यहाँ पे देखें स्प्रेड टू, अब वो ये स्प्रेड टू ये कोडिंग रेफरेंस, अच्छा वेलनेस जहां जहां पे यूज हो, आपने वहां से अगर एक पूरा सेंटेंस कोड किया है, रेफरेंस रिमेंबर, एक जो आप वो करेंगे तो एक रेफरेंस, तो आपके जो जो उसने दिखानी है रिजल्ट्स, उसका जो क्राइटेरिया या उसका जो डिस्प्ले है वो पूरा कोडिंग रेफरेंस हो, या बिल्कुल नैरो कॉन्टेक्स्ट हो, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट हो, या क्या हो, या इंटायर फाइल ही दिखा दे जिसमें वेलनेस आ रहा है, तो मैं इसको नन पे क्लिक करता हूँ। ये हमें स्प्रेड टू का वो चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ काउंट चाहिए, राइट, काउंट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रन क्वेरी कर दी। अब देखिए फाइल्स में वो 97 टाइम्स आया पूरी इन इस फाइल में। रेफरेंस के तौर पे अगर आप देखें तो जहां जहां पे वो आया है वो आपको बता देता है। यहाँ से अब वो जो स्प्रेड टू है ना, वो कम्स इनटू द पिक्चर कि आपने वो कितना उसका वो सेट करना है, डाटा सेट। अब यहाँ पे अब देखें डाटा सेट, अगर ये ट्विटर में भी आता ना, और ट्विटर से हमने वो कोड किया होता, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट आइटम में सिर्फ कोड्स किए होते कि कोड्स में ढूंढो, तो डाटा सेट में उसमें मैंने दिखा देना था कि इन इन फाइल से ये टेक्स्ट आया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, वर्ड ट्री ये वाला, इसके बैक एंड फोर्थ क्या है, इसके बैक एंड फोर्थ क्या है। तो मैंने कई पेपर्स ऐसे भी देखे हैं सर जो क्वालिटेटिव के अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, जो अच्छा हाँ ये हम कहना भूल ही गए, जो भी इसकी आउटकम होगी ये वाली विंडो, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप वो वर्ड वाला भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेट्स से वो मैंने बंद कर दिया, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके इसको यहाँ से इन उसमें फॉर्मेट्स में कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको ओपन कर सकूं, इसको ये देखें, अगर आप मैंने इन ऑर्डर टू को किया तो वो बता देगा फिजिकल वेलनेस इन ऑर्डर टू फील गुड एंड इंक्रीज द, ये दोनों यूज हुए। अगर हम बैक पे चलें तो इस तरीके से ये ऑफ, ये दोनों, और फिर वो सारा कुछ बता देगा कि इसके पीछे बैक एंड फोर्थ देखने के लिए डाटा की क्या है। ये हो गई। तो अब इसके अलावा हम चलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी देख ली, हमने कोडिंग क्वेरी देख ली, अब हम चलते हैं कोडिंग कंपैरिजन की तरफ। ये सिर्फ एप्लीकेबल उसी सूरत में है, जब आपके पास मल्टीपल कोडर्स हों, क्योंकि कंपैरिजन तो आप तभी करेंगे ना जब आपके पास दो कोडर्स हैं, जैसे इंटर कोडर लाइबिलिटी। तो इंटरव्यूज पे अगर आप एक ही कोडर हैं तो फिर तो इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका तो फायदा ही नहीं। इसका फायदा इस उसी सूरत में जब आपके पास दो कोडर्स हैं। और सर अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में इसको बड़ी डिटेल से, किसी एक वीडियो में जो हमारे पिछले सेशंस हुए उनमें बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है
चूंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, इस इंटरव्यू से रिलेटेड, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं और हमारे पास वैसे भी टाइम कम है। और साथ में अब हम चलते हैं कंपाउंड क्वेरी की तरफ। ये क्या करती है? ये एक्सटेंशन है टेक्स्ट सर्च क्वेरी की। ये कंबाइन करती है टेक्स्ट क्वेरी को और कोडिंग क्वेरी को। कोडिंग क्वेरी हमने पहले देख ली। कोडिंग क्वेरी क्या है? ये वाली। ये कैसे काम करती है इसको हम देख लेते हैं। कंपाउंड क्वेरी, अब ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है। सब क्वेरी वन, पहली क्वेरी कौन सी है? मैं कहता हूं कि मुझे एक टेक्स्ट ढूंढ के दो जो है वेलनेस के बारे में, और स्टेम दो। अच्छा, एनोटेशंस और टेक्स्ट एंड एनोटेशंस। एनोटेशंस ये है कि आप कोई भी फाइल में काम करें तो उसके नीचे एनोटेट को डाटा करने के लिए, उसके जो नोट्स इस तरह से हम लेते हैं, या आपके इंटरव्यू ने कोई एब्रीविएशन कही है उसकी डिटेल लिखने के लिए, तो आप उन दोनों को भी कर सकते हैं। ओके करने के बाद इसको आप ऐसे एंड और नॉट कि ये भी, और इस और दूसरी क्वेरी क्या है? अच्छा हाँ, इसमें हम टेक्स्ट सर्च भी कर सकते हैं कि ये वाला टेक्स्ट हो और साथ में इस टेक्स्ट के साथ जहां पे भी आए वो मुझे दिखा दो, वो मुझे दिखा दो। तो ये बेसिकली दो क्वेरीज का, वो इस पे तो आइडली स्पीकिंग पूरी वीडियो बननी चाहिए इस एक फंक्शन पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेरीज, इसमें लाइक टेक्स्ट और टेक्स्ट भी आ सकता है, टेक्स्ट और कोडिंग भी आ सकता है, कोडिंग और कोडिंग। तो इस तरीके से मैं अब इसको कोडिंग क्वेरी कहता हूँ। और कोडिंग क्वेरी में मैं कहता हूँ कि अ पर्टिकुलर कोड में वो वाला डाटा हो, तो वहां पे वो वाला सेट कर दें। वैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, यस सर। क्या हम सिर्फ टेक्स्ट ही दे सकते हैं या जैसे आपके बहुत सारे और क्लासिफिकेशन में थे, क्या मैं टाइम दे सकता हूं कि इस टाइम पे इस टॉपिक के बारे में कितने लोगों ने बात की है? इस टाइम पे आप कहना जैसे, चाह रहे, नहीं सर ये इसमें नहीं है। अच्छा वो इसमें नहीं है। मेरा क्वेश्चन ऐसा था, जैसे मी टू पे 2010 से 2015 में कितने लोगों ने बात की, इस पे कितने ने बात की? कितने लोगों ने बात की, राइट? उसके लिए हाँ तो जी। बेहतरीन हल ये है, अगर हम इसको यहाँ पे स्टॉप करें, फाइल्स में जाएं, उसको डबल क्लिक करें। सॉरी, तो यहाँ पे कहाँ पे गया? टाइम, टाइम में जाएं, फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद फिर जब आप एनालिसिस में जाएं, लाइक मैट्रिक्स कोडिंग में जाएं, मैट्रिक्स में जाने के बाद यहाँ पे वो कोड रख लें या कोई सा भी कर लें। यहाँ पे एट्रीब्यूटिंग वैल्यू जो है वो उस ट्विटर के डाटा सेट की यहाँ पे रखें। अब मैं, अगर आप अलाउ करें, हम उस क्वेरी से पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ सैंपल, ये जो आपका जो क्वेश्चन है उसी के एक्सटेंशन में। मैं श्योर। इसको क्लोज कर रहा हूँ और साथ में अभी वो अभी वो आ जाता है। यस, आप देख सकते हैं सर स्क्रीन। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं सर ये सैंपल प्रोजेक्ट ओपन किया, उसके अंदर चूंकि उस पे ट्विटर की फाइल पे ऑटोमेटिक पहले ही काम हो चुका है। तो अब आप चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कोड, लेट्स से, सॉरी, लेट्स से ये जिस प्रोजेक्ट के बारे में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूटिंग वैल्यू रखता हूँ वो जो आपने अभी कही है, ट्विटर यूजर, राइट? क्योंकि जब इन्होंने एक्सपोर्ट किया ना ऑटो कोडिंग के जरिए, तो वो प्रोसीजर सेम है जिस तरह से हमने सर्वे फाइल पे वो अप्लाई किया है। तो यहाँ से मैं जो भी रखना चाहूँ, नंबर ऑफ ट्वीट्स, टाइम, उसने टाइम शायद हो सकता है कि वो ना लिया हो क्लासिफिकेशन। अब आप कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्वीट्स जिसने बॉट से बचने के लिए, जिसके ट्वीट्स 100 से ज्यादा हो या 200 से ज्यादा हो या फॉलोअर्स 100 से ज्यादा हो, तो उसको आप क्लिक करके और फिर उसको आगे आप देख सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट। अच्छा ये सर आप, ये यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं ना, उसका एक सेट भी बना सकते हैं, उसका एक सेट भी बना सकते हैं, और उसको बाद में फिर टेक्स्ट सर्च क्वेरी में या कंपाउंड क्वेरी में यूज कर सकते हैं। अब मैं वापस चलता हूँ उसी फाइल में जहां से हम वापस आए। अब इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारे पास और भी काफी सारे फंक्शंस हैं जो मेरा ख्याल है इनसे थोड़े से इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने कोडिंग क्वेरी में करके यहाँ पे आपने उसका स्कोप सेट करना है सर। और इसमें एक बेहतर चीज ये है कि अगर आपके मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल कोडर्स हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर नीरज सर ने ही सिर्फ कोड किया हो डाटा स्कोप, या मैडम युक्ति ने, या सिर्फ मैंने, राइट। तो वो करके आप रन करें तो वो टेक्स्ट सारा आ जाएगा, वो सारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये तो है वो जो कोड से रिलेटेड बातें, जब हमारी रिगोरस कोडिंग होगी तब हमें ये चीजें ज्यादा वो हो। अच्छा सर, उसके बाद अब मैं चलता हूँ चार्ट्स पे, जो कि थोड़ा सा कलरफुल एक चीज है चार्ट्स पे। अब हमारे पास फाइल है, हमारे पास ऑटोमेटिक कोड्स हैं जिन पे अवेश, हमने। अवेश यस, एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो हम यूजर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कौन सी स्टेज पे डिफाइन हो जाता है? वंडरफुल क्वेश्चन मैडम। ये देखें, आप जब ऑप्शन में जाते हैं ना, यस, ये हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद मिस कर जाते हैं। फर्ज कर लें मैडम कि आप काम कर रही हैं और डॉक्टर नीरज सर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो रिकमेंड ये किया जाता है कि फाइल में जाके ऑप्शन में जाएं आप, या जब आप फर्स्ट टाइम ये एनीवे वो ओपन करते हैं तो वो आपसे पूछता है, तो ये यूजर प्रोफाइल, ये वाली, ये आइडियली स्पीकिंग हमें सर सबसे पहले तो 15-20 मिनट इस पे बात करनी चाहिए थी पिछली वीडियो में। हमने डायरेक्ट इंटरव्यू से स्टार्ट किया क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनने वो वीडियोस देखी होंगी। तो ये देखें, मैंने अपना इनिशियल्स दी, ME, या आप कुछ भी निकनेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दो दो काम कर रहे हैं लोग एक ही प्रोजेक्ट पे, दो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉम्प्ट फॉर यूजर ऑन लॉन्च, अगर आपने ये टिक नहीं किया तो वो आपको जब जब भी आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो वो मेरी प्रोफाइल के साथ ओपन करेगा। अगर आप इसको टिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आप कौन से, राइट। तो मैं अभी इसको नहीं करता, बाकी सारे वो वीडियोस पिछली में अवेलेबल हैं, वो उसमें हो सकता है। तो अब हम चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे ये यूजर वाला सिर्फ उसी सूरत में है कि जब आप एक से ज्यादा कोडर्स जो हैं, ये एक से ज्यादा यूजर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब इसकी अगर हम बात कर ही चुके हैं तो हम। अवैस, एक मिनट, सॉरी। एक ही यूजर, एक से ज्यादा यूजर, आप शायद जो बता रहे हैं वो होगा अगर एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। यस, ऑब्वियस, एक नहीं सर, अब एक सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक सिस्टम पे काम करें, एक सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, आपने हाँ जी। काम किया, आपने प्रोजेक्ट मुझे भेज दिया, मैंने उसको अपने सिस्टम में कर लिया, राइट। तो यूजर तो अब सिस्टम तो डिफरेंट हो गई, हो सकता है कि मैं हाँ जी। आपकी प्रोफाइल से ही काम कर लूँ, तो क्या ऐसा ऐसा नहीं। भी पॉसिबल है वेब के थ्रू या कुछ हम लाइव एक पे काम कर सकें, मतलब मुझे भेजना ना पड़े आपको, जैसे गूगल ड्राइव पे करते हैं? गूगल ये गूगल ड्राइव पे? जी। ये सर मैं यही वो जो आप करना चाहते हैं ये वाला कोलैबोरेशन क्लाउड, ये पेड है लेकिन। लेकिन ये पेड है, ये पेड है। तो इसका बेहतर है। और सर वो नेटवर्किंग में मुझे भी उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि IT से रिलेटेड वो है कि हम्म, आप अगर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो उसके अंदर कुछ हम्म, सेटिंग करके वो इसकी कोई अलग से सर्विस है, अभी कोई वो बात आगे नहीं। याद आ जाएगी। लेकिन आपने जो कहा कि कोडिंग करके भेज दें, क्या पर्टिकुलर चीज भेजनी होगी मुझे आपको? पूरा प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट? वो पूरा कैसे एक्सपोर्ट होगा? कॉपी प्रोजेक्ट, अच्छा। कॉपी प्रोजेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा काम किया, आपने कोर्स क्रिएट कर दिए, फाइल्स इसमें हैं, तो आपने मैडम को कह दिया। और अच्छा, ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो कोडिंग कंपैरिजन, दूसरा ये एक्सपोर्ट में अगर हम जाएं, एक सेकंड, सॉरी, इंपोर्ट में, यस, ये देखें कुछ फॉर्मेटेड रिपोर्ट और टेक्स्ट रिपोर्ट भी बनती है कि हर एक क्लिक जो है ना वो इसको वो कर सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको बनाएं, आप प्रोजेक्ट भेज दें, दूसरा आप फॉर्मेटेड रिपोर्ट में देख लें कि वो क्या क्या चीजें हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है जो हम भी करते हैं। मैं फर्ज कर लेंगे, मैं और फरहाद साहब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट भेजा कि मैंने ये कोड क्रिएट कर दिए हैं, ये वाली फाइल्स हैं, तो आप कर दें। और साथ में अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो ये नोट्स में आप स्टोर कर दें, यहाँ पे मेमो या एनोटेशन या कुछ मेमो में आप लिख दें कि मैंने ये चीजें उसमें चेंज की हैं, आप इसको एड्रेस कर लें। लेकिन ये बड़ा केयरफुल करने वाला काम है क्योंकि अगर जरा सी वो जो ऊंच नीच होगी तो फिर आपके सारे प्रोजेक्ट में ट्रैक तो हो सकती है, तो वो सारा कुछ वो ना वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। अब हम चार्ट्स में चलते हैं। चार्ट्स पे जब मैंने क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हैं, क्योंकि हमने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की हुई, लेट्स से मैंने यहाँ से ये फाइल सिलेक्ट किया। अब हम देखते हैं, ये देखें,
चार्ट डाटा सेट कोडिंग, अब वो फाइल्स हो गई हैं, इसके एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज हैं, लेकिन मैं सिंपल चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। चार्ट्स ऑफ कोडिंग, सिंपल। नेक्स्ट, कोडिंग फॉर अ फाइल, एक फाइल से कौन कौन से कोड्स में, राइट, कौन कौन से कोड में डाटा गया है वो मुझे बता दे, वो रेफरेंस के हिसाब से, वो वर्ड्स के हिसाब से वो मुझे कंपैरिजन करते। मैंने नेक्स्ट किया। अब उसने कहा कि कौन सी फाइल है आपकी, मैंने सिलेक्ट की वो वाली फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं, मोस्ट कोडेड। अब आप वो जो ग्राफ्स बनाना चाहते हैं वो किसकी बेस पे बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कोड पे, या आप दो तीन कोड्स को देखना चाहते हैं ग्राफ की फॉर्म में भी किस कोड में कितना डाटा गया है। मैं इसको मोस्ट कोडेड पे रहता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप, इस फाइल से पॉजिटिव में ये इतना डाटा गया है 16%, ये मॉडरेटली पॉजिटिव में इतना गया है, मेंटल में इतना है, वेलनेस में इतना है, और वो सारी चीजें उसमें चार्ट में हमें बता दी। इसके अंदर हमने कुछ चेंज करनी है तो हमें दोबारा उस क्वेरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से सिलेक्ट डाटा करें और कुछ भी चेंज आप कर सकते हैं, कुछ भी चेंज आप कर सकते हैं। तो ये चार्ट का फंक्शन हो गया सिंपल सा। और बाकी आप एट्रीब्यूटिंग वैल्यू, यस, इसको जब आप सिलेक्ट करते हैं तो एट्रीब्यूटिंग वैल्यू में अगर आप जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे आपने किसको रखना है, आप फर्स्ट कर लें, कह दें कि मैंने जेंडर को रखना है, और जी एक्सिस पे आपने फर्स्ट कर लें, आपने कहना है कि मैंने फैमिली स्ट्रक्चर को रखना है। तो ये एक 3D किस्म का वो बना देगा। अभी हम देख लेते हैं, ये देखें, मेल है लेकिन वो न्यूक्लियर है तो उसने इतना डाटा उसमें पॉपुलेट किया है, और ये थोड़ा सा वो 3D है, वो आपको थोड़ा सा बता देगा। तो बाकी मजीद इसके फंक्शन यही है, हम खुद से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन, जहां पे इसका व्यू आप सही सेट करना चाहते हैं वहां पे सेट करने के बाद इसको एक्सपोर्ट चार्ट करके डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको, PNG है, जेपैग है, BMP है, GIF है, या जो भी आप इसको करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल। अब जो यूजुअली इसकी प्रमोशन में भी यूज होती हैं, जो जो है ना डिस्प्ले, उसकी बात करते हैं, वो हायरार्की चार्ट। इसका फंक्शन ये है कि अगर हम हायरार्की चार्ट्स इसको क्लिक करें तो कोड्स का मुझे हायरार्की चार्ट बना दे, सारे कोड्स, चाइल्ड का भी, पेरेंट का भी, हर चीज का। तो मैंने नेक्स्ट किया, ऑल कोड्स, सारे कोड्स मुझे लेके दिखाए। तो इस तरीके से ये पेरेंट पेरेंट कोड्स हैं, और इसके अंदर सारे चाइल्ड कोड्स हैं, चाइल्ड थीम्स हैं। फिजिकल वेलनेस के अंदर शायद कोई फिजिकल वेलनेस हमने क्रिएट कर दिया हो, मेंटल हेल्थ के बारे में हमने दो तीन कोड्स हैं। तो ये जो बॉक्स हैं ये जाहिर करते हैं कि इनके अंदर कितना डाटा है, कितना डाटा है। मजीद अगर आप इसको इस एक पर्टिकुलर कोड में देखना चाहते हैं तो उस पर सिंपल राइट राइट क्लिक कर दें, सॉरी ये लेफ्ट क्लिक कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि मेंटल हेल्थ आउटकम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, या जो भी इसका वो डाटा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो वो बता देगा कि इसमें कितने वो कोड्स हैं। ये भी एक सर वर्ड आया है एग्रीगेटेड का, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि पिछली वीडियोस में तो खैर हमने कर ही दिया, लेकिन इसमें अब देखें, ये मेंटल है और इसके अंदर सारे जितने भी सब थीम्स हैं। अब ये 57 रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सारा जितना भी डाटा है ना वो एग्रीगेट हो चुका है इस एक कोड में, इसके पेरेंट कोड में। अगर आप एग्रीगेट नहीं करते, हो सकता है कि मैं इसको, ये देखिए, अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो वो कहेगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके जो चाइल्ड कोड्स हैं उसके अंदर इतना सारा डाटा है। लेकिन आप चाहते हैं कि जितने भी चाइल्ड कोड्स हैं उसका सारा डाटा इस एक पेरेंट कोड के अंदर हो जाए, तो आप इसको एग्रीगेट कोडिंग फ्रॉम चाइल्ड कोड्स कर दें तो वो सारा पता चल जाएगा। तो ये वो बता रहा है कि एग्रीगेटेड कितना है, डायरेक्ट कितना है, और वो सारी चीजें। तो ये हो गया। आई एम सॉरी, इसको मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ क्योंकि एक चीज रह गई। सेम मैं अप्लाई करता हूँ, ये बड़ा कलरफुल है और ये पिक्चर्स भी लगती हैं कि आपके कौन से कोड में कितना है, वो सारी चीजें। यहाँ से कोडिंग रेफरेंसेस, और यहाँ से आइटम्स कोडिंग के कितने आइटम्स उसमें होंगे। यहाँ से अगर आप सनबर्स्ट में देखें तो ये देखिए, इसका ये वाला डिस्प्ले भी है। ये हमारे मेन कुछ थीम्स है, इसको मैं फिजिकल, और ये आगे उनके चाइल्ड कोड्स हैं। लाइक अगर मैं फिजिकल वेलनेस के बारे में जाऊं तो वो इस तरह से शो होता है, अगर मैं हेल्थ के बारे में जाऊं तो वो इस तरह से शो होगा कि हेल्थ के अंदर जो भी होंगे वो फिर चाइल्ड को इस तरह से शो करेगा। अगर मैंने वापस जाना तो मैंने सेंटर में इसके क्लिक करना है, तो वो इस तरीके से हो गया। ये हायरार्की चार्ट का एक उसका डिस्प्ले है।
अगेन वो जो नीचे वाला जो है वो आइटम्स, अगर आप एक आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो ये वाला हो जाएगा, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैप्स, मैप्स सर सिंपल ये है कि जो जैसे हम मैप ड्रा करते हैं, एक ड्रा करके देख लेते हैं कर, प्रोजेक्ट मैप फर्ज कर लें, और इसमें मैं कहता हूं कि सैंपल, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट मैप बनाना है तो वो आप इसमें बना सकते हैं। मेरा माउस शायद स्मूथ नहीं है, आई एम सॉरी सर, मेरा माउस जो है ना वो थोड़ा सा, और शायद उसकी वजह से, तो ये पहले भी मौजूद है, मैं इसको 2 कह देता हूँ। इसका मैंने तो आज तक से इसका यूज किया नहीं है। इसके अंदर वो वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से इसका मैं नाम रखता हूँ, ये एक मैप है, इसके आप चाइल्ड कोड, चाइल्ड आइडिया या सिबलिंग आइडिया जनरेट कर सकते हैं, सिबलिंग आइडिया, और इसका आगे आप चाइल्ड आइडिया, और बार लिखते जाएंगे। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, इसको फिर आप एक्सपोर्ट कर लें किसी उसमें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फ्लोटिंग आइडिया क्या है, तो वो फ्लोटिंग आइडिया, तो ये वैसे मैंने इतना यूज किया नहीं। एक्सप्लोर के अंदर और क्या रह गया, डायग्राम, ये सर मुझे बड़ी एक अच्छी वो चीज लगी। अब हम चलते हैं क्लस्टर एनालिसिस में। अब ये लिटरेचर रिव्यू में भी यूज होती है, जो हमने पहले जो वीडियोस में भी बात की है। तो अगर फर्ज कर लें सर कि मैंने 100 फाइल्स डाउनलोड की हैं किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैं अपनी पीएचडी से रिलेटेड या किसी भी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो आप देखना चाहते हैं कि बेस्ड ऑन वर्ड सिमिलैरिटी या किसी दूसरी सिमिलैरिटी के तौर पे उनमें से कौन सी फाइल्स एक दूसरे से सिमिलर हैं। डॉक्टर नीरज सर, आप सुन पा रहे हैं सर की वीडियो? जी बिल्कुल। ओके, लेकिन सर आपकी वीडियो, ओके थैंक यू। तो आप 100 फाइल्स आपने डाउनलोड की हैं, उनमें से कौन सी फाइल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका हम प्रैक्टिकल एक वो ये हम क्लस्टर एनालिसिस देखना चाह रहे हैं, क्लस्टर एनालिसिस। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ फाइल्स में डाउनलोड इसमें आ, वो करना चाहता हूँ, इंपोर्ट रैंडमली, जस्ट कि हम इसको डिफरेंट पर्पसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ फाइल्स है मेरे पास, वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी इस एक फोल्डर में। ओके, एक सेकंड सर। ये मैंने कुछ फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप की हैं जो लिटरेचर से रिलेटेड हैं, रैंडमली, और मैंने फिर एक वीडियो फाइल भी इसके अंदर इंपोर्ट कर ली, द मीडिया फाइल, आई एम सॉरी, उसमें कुछ और भी हो सकता है, वो मीडिया फाइल उसमें नहीं है। और साथ में मैंने एक मार्कशीट जो इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये पीडीएफ फाइल्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और ये मार्कशीट डिफरेंट है, और ये मेरे पास फाइल्स हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्लस्टर एनालिसिस का हम डिफरेंट यूज कैसे कर सकते हैं, ये कोड्स पे भी हम अप्लाई करके देखेंगे। अब कोड्स में आपने देखना है कि सिमिलर कोड्स कौन कौन से हैं बेस्ड ऑन वर्ड सिमिलैरिटी, तो क्लस्टर एनालिसिस भी यूज हो सकता है। तो मैंने अब क्लस्टर एनालिसिस पे क्लिक किया, फाइल्स पे मैं करना चाहता हूँ, फाइल्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट की जो मैंने अभी ये सारी इंपोर्ट की हैं, ओके मैंने कर दिया। वर्ड सिमिलैरिटी, कोडिंग सिमिलैरिटी, एट्रीब्यूट वैल्यू सिमिलैरिटी, मैं वर्ड सिमिलैरिटी पे इसको रखता हूँ। और यहाँ पे ये आप जो है क्वांटिटेटिव वाले सर बेहतर बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा है। यूजुअली जो इसने ये यूज करता है ज्यादा वो पियर्सन कोरिलेशन ही है। अब देखें ये इसकी अब वो इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी मजेदार है। ये जितना एक दूसरे के करीब होंगे ये वाले ये सारी चीजें, उतना ही एक दूसरे से सिमिलर होंगे। अब मैंने डेलिबरेटली सर ये वाली फाइल वहां पे कॉपी की थी और इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, अगर आप देखना चाहे तो ये कॉपी है उसकी, तो इसने उसका क्लस्टर बना दिया कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। और इन दोनों से रिलेटेड ये वाली फाइल है, इन दोनों के कंटेंट से रिलेटेड बेस्ड ऑन वर्ड सिमिलरिटी ये वाली फाइल है, और इनसे रिलेटेड ये वाली है, इनसे रिलेटेड ये वाली है, और जैसे जैसे आप करते हैं। अब मार्क्स शीट फॉर्म जो है
वो किसी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, उसमें तो मार्क्स आपने इनपुट करने थे, बाकी सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं, तो उसने बिल्कुल वो किसी के साथ उसने एसोसिएट नहीं की। तो ये डेंड्रोग्राम मैंने, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने इंडिया के ही कुछ लोगों की वीडियोस देखी थी जो इंजीनियरिंग के थे, कि ये किस तरीके से काम करता है, और इसकी जो ये वाली लेंथ है ये भी एक मीनिंग कम्युनिकेट कर रही है, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी कम्युनिकेट कर रहा है, जो जो डिस्टेंस है। अच्छा, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, आप इस तरीके से भी इनको देख सकते हैं, लाइक ये दो फाइल्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं बेस्ड ऑन वर्ड सिमिलैरिटी, ये उनसे कुछ मिलती है, ये बिल्कुल ही इनसे डिफरेंट है, और ये तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जगह पे खड़ी है, और ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो अब मैंने ये सिर्फ बताना था कि हम इसको इसका इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब मैं, अवैस, ये सर, यहाँ पे एक छोटा, ये पर्टिकुलर टेक्निक यूज होती है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए। एक एग्जांपल देखिए, आपको विकीलीक्स याद होगा, उसमें कुछ बिलियंस ऑफ केबल्स रिलीज कर दिए गए थे। अब प्रॉब्लम ये है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कुछ बिलियन या कुछ मिलियन, ये भी नहीं पता वो किस बारे में है, स्पोर्ट्स के राइट, हैं, कुछ पॉलिटिक्स के हैं, कुछ इकोनॉमी के, कुछ और हैं। तो हम इस तरह की टेक्निक्स आगे सबसे पहले उनकी क्लस्टरिंग कर देते हैं कि राइट, ये वाली चीज है, ये ऐसी चीज है, काम कर सकते। 4000 ब्लॉग हैं, ये एजुकेशन के हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो वहां पर ये यूज होता है। अच्छा, इसमें अगर हम बिल्कुल वेरी राइट सर, थैंक यू सो मच सर। हम अगर हम उसको एनवीओ में करना चाहें तो हम वो सारी, चूंकि वो सारी फाइल्स इंपोर्ट करेंगे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ एक और इसका जो, तो उसका एट्रीब्यूटिंग वैल्यू रखेंगे कि ये एजुकेशन की है, ये इसकी है, ये इसकी है, इसके बाद में फिल्टर आउट कर लेंगे कि मुझे सिर्फ एजुकेशन की दिखा दो, मुझे सिर्फ इसकी दिखा दो, मुझे सिर्फ इसकी दिखा दे। लेकिन अगर आपके पास बल्क ऑफ डाटा, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो क्लस्टरिंग कर देगा कि ये इसकी है, ये इसकी है, इसकी है। लेकिन यहाँ पे इसके थोड़े से यूजेस डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फाइल्स में इसको कर रहे हैं, और साथ में अगर हम इसको कोड्स पे करें, तो कोड्स में हम सारे कोड्स यहाँ पे अगर हम देखें, तो इसको मैं अगर रन करूँ, फिनिश करूँ, तो बेस्ड ऑन वर्ड सिमिलैरिटी उन कोड्स में जो डाटा पॉपुलेट हुआ है वो इस तरीके से कि कौन कौन से कोड्स, अब इसमें बहुत सारे कोड्स हैं। अब इसने वो चाइल्ड कोड्स भी ले लिए जो उसने ऑटोमेटिक, अब हमने चूंकि ये एक बड़ी वे किस्म की कोडिंग की एग्जांपल लेके ऑटोमेटिकली कोडिंग की एग्जांपल लेके, जैसा से आपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर मैनुअल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, तो ये सारा उसने वो बना दिया। कंपेयर फाइल्स, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है सर। अच्छा, इसमें जैसा से आपने बात की है ना सर, कि इसमें यहाँ से वो एट्रीब्यूटिंग वैल्यू सिमिलैरिटी इस तरह का कुछ हो सकता है कि वो एट्रीब्यूटिंग आपकी एडुकेशन है या क्या है, उसकी बेस पे मुझे वो करके दे दे। फॉर एग्जांपल एडुकेशन की, अब अच्छा, जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ना सर, ये जो हमने केसेस को की है वो हम फाइल्स को भी कर सकते हैं, पीछे फिलोसफी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल 2019 की है, तो वो इस तरह से अगर हम एट्रीब्यूट वैल्यू सिमिलैरिटी करेंगे तो वो 2019 वाली फाइल जो है वो क्लब कर देगा आपस में क्लस्टर एनालिसिस में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें फाइल क्लासिफिकेशन, तो क्योंकि हमने इसमें तो कुछ बनाया नहीं है, लेकिन सेम फिलोसफी जो हम केसेस पे अप्लाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की, वो हम फाइल्स पे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कंपेयर फाइल्स या कंपेयर केसेस, कंपेयर केसेस को देख लेते हैं। कंपेयर केसेस, इसके लिए एटलीस्ट आपने, ये मैक्सिमम आपने दो फाइल्स लेनी है, क्योंकि दो फाइल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से ये डॉक्टर नीरज हैं और ये मैडम युक्ति हैं, लेट्स से मैंने दोनों को ओके किया, तो ये अब आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएगा कि आप दोनों के अंदर सिमिलैरिटी कौन कौन सी है आपकी फाइल्स के अंदर। लाइक ये वाले जो कोड्स हैं वो सिर्फ 1 में गए हैं, और ये जो दरमियान में आ रहे हैं ये 1 और 2 में या 10 में दोनों में गए हैं। तो ये इसकी ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है। कंपेयर फाइल के बाद आप कंपेयर के कोड्स भी कर सकते हैं, दो कोड्स में किन किन फाइल से डाटा गया है, तो जो फाइल्स कॉमन होंगी दोनों में वो दरमियान में आ जाएंगी, जो इंडिविजुअल होंगी वो साइड पे चली जाएंगी। उसी तरीके से आप कोड्स को, फाइल्स को भी कंपेयर कर, अब फाइल्स को वो कंपेयर करेगा बेस्ड ऑन के वो किन किन कोड्स में गया है, अब दरमियान में और साइडों पे वो कोड्स आ जाएंगे।
तो ये इस डायग्राम का फंक्शन है। उसके बाद सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क सोशियोग्राम, उसके लिए ये देखें, ये रिलेशनशिप है, इसको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो इंटरव्यूज हैं वो कोई किसी का बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की वाइफ है, कोई किसी का हस्बैंड है, सो एंड सो फोर्थ। तो वहाँ के रिलेशनशिप आप यहाँ पे वो रिलेशनशिप बनाएंगे और फिर केसेस में जाके उनको एट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद आप नेटवर्क सोशियोग्राम में जाके वो एक डायग्राम बना देगा कि ये उसका भाई है, ये है, ये वो। तो ये कुछ सर सिंपल सी अगेन सर, जो मुझे समझ आ रही है कि ये इतना, मतलब इतना कुछ है इसमें कि हम 1 या 2 घंटे में ये, अब देखें हमने शुरू में बड़ी डिटेल से हर एक चीज बताई, लेकिन अब 5वीं 6वीं या 7वीं वीडियो तो जो है, तो हम मान के चल रहे हैं कि पहले जिन्होंने देख लिया है वो अब जब यहाँ पे आएंगे तो उनके पास एक थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होगा इसके बारे में, तो वो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लैंड इस वीडियो पे किया है तो ये फिर शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल है। So that's all I guess from my side, from Explore Ribbon tab. अब लिखना कैसे है वो तो आप जिस तरीके से क्वांटिटेटिव का सिर्फ वो फाइंडिंग देते हैं, लेट्स से जो हमारे डॉक्टर लोधी साहब भी पाकिस्तान में है, वो एग्जांपल देते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिप्रेशन है, ये आपका एक टॉपिक है। उसके अंदर एक जो डिटर्मिनेंट है वो है नेगेटिव थिंकिंग। तो आपने पहले बता दिया कि मतलब लिटरेचर से बताया कि इसने ये कहा था कि जो है नेगेटिव थिंकिंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिप्रेशन। तो उसके बाद आपने जो आपका रिस्पोंडेंट है उसका आपने उसमें कोट लिख दिया, और बाद में आपने कह दिया कि ये उससे सिमिलर है या नहीं है। तो आपने इस वो कोडिंग क्वेरी यूज कर सकते हैं। ये अब लिखना हमने खुद है कि हमने इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब अगर कोई क्वेश्चन है इन सब के बारे में तो वो, और अगर कोई इसके अलावा हमें कुछ डिस्कस करना चाहिए तो सर वो हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर युक्ति। सर अभी तक तो इस पे तो क्लैरिटी है मुझे। मुझे लगता है कि पहले इसको रन करके देखना पड़ेगा, कुछ और क्वेश्चंस है तो हम एक और वीडियो क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हैं सर। मैं बिल्कुल मैडम, ये हमने फर्स्ट टाइम भी ये प्रैक्टिस की थी और वो बड़ी अच्छी रही थी। सर आपको याद होगा कि हमने एक वो बनाया था, तो वो बड़ा अच्छा है कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम यूट्यूब से भी पूछ सकते हैं, जो व्यूअर्स वहां पे हैं कि कोई क्वेश्चन है तो हम उनको सिर्फ एक अलग वीडियो में एड्रेस कर सकते हैं। और जो भी इसको वॉच कर रहे हैं इस सेशन को यूट्यूब के ऊपर, वो लोग नीचे कमेंट्स में लिख के भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, वो कमेंट्स में लिख दें, हम उनको कंपाइल करके एक ही वीडियो में फिर सब आंसर्स जो है वो लिख एड्रेस कर सकते हैं।